नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चुका है बुलेटिन का और रुख करते हैं एक बड़ी खबर की ओर, जहां पर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बड़ा हादसा हुआ है। दत्तापुर में थाना क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है। हादसे में 6 लोगों की मौत, मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दत्तापुर थाने क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया और इस ब्लास्ट के बाद हॉस्पिटल और आसपास के घरों में दरारें आ गई। ये ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास के धमाके से लोग बाहर निकल आए और इस गूंज से सभी लोग दहशत में हैं। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। इसको लेकर ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। अगले महीने होने वाली G20 समिट पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसको हिस्सा लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आ रहे हैं। अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने G20 को और ज्यादा इंक्लूसिव फोरम बनाया है। भारत के निमंत्रण पर ही अफ्रीकी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। G20 की हमारी प्रेसिडेंट पीपल्स प्रेसिडेंसी में जिस जनभावना की भावना सबसे आगे है, इसे लेकर देश भर में जो आयोजन हुए हैं उनमें किसी न किसी तरह से देश में 1.5 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनने जा रहा है। अगले महीने होने जा रही G20 लीडर समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। G20 समिट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने G20 को और ज्यादा इंक्लूसिव फोरम बनाया है। भारत के निमंत्रण पर ही अफ्रीकन यूनियन भी G20 से जुड़ी और अफ्रीका के लोगों की आवाज दुनिया के इस अहम प्लेटफॉर्म तक पहुंची। साथियों, पिछले साल बाली में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से अब तक इतना कुछ हुआ है जो हमें गर्व से भर देता है। आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान चंद्रयान-3 पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने आज ये साबित कर दिया है कि संकल्प के सूरज चांद पर भी उगते हैं। पीएम ने कहा कि भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत के उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। साथियों, इस मिशन का एक पक्ष ऐसा भी रहा जिसकी आज मैं आप सबके साथ विशेष तौर पर चर्चा करना चाहता हूं। आपको याद होगा, इस बार मैंने लाल किले से कहा है कि हमें विमेन लेड डेवलपमेंट को राष्ट्रीय चरित्र के रूप में सशक्त करना है। जहां महिला शक्ति का सामर्थ्य जुड़ जाता है, वहां असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। इस पूरे मिशन में अनेकों विमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स सीधे तौर पर जुड़ी रही हैं। इन्होंने अलग अलग सिस्टम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐसी कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही। संस्कृत दिवस को लेकर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संस्कृति और परंपरा से जुड़ने का सशक्त माध्यम होता है हमारी मातृभाषा। जब हम मातृभाषा से जुड़ते हैं तो हम सहज रूप से अपनी संस्कृति और संस्कारों से जुड़ जाते हैं। संस्कृत अपनी प्राचीनता के साथ साथ अपनी वैज्ञानिकता और व्याकरण के लिए भी जाना जाता है। मेरे परिवारजनों, इस बार मुझे कई पत्र संस्कृत भाषा में मिले हैं। इसकी वजह यह है
कि सावन मास की पूर्णिमा इस तिथि को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। सर्वेभ्यः विश्व संस्कृत दिवसस्य हार्दिक शुभकामनाः। आप सभी को विश्व संस्कृत दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम सब जानते हैं कि संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। इसे कई आधुनिक भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। संस्कृत अपनी प्राचीनता के साथ साथ अपनी वैज्ञानिकता और व्याकरण के लिए भी जानी जाती है। भारत का कितना ही प्राचीन ज्ञान हजारों वर्षों तक संस्कृत भाषा में ही संरक्षित किया गया है। योग, आयुर्वेद और फिलॉसफी जैसे विषयों पर रिसर्च करने वाले लोग अब ज्यादा से ज्यादा संस्कृत सीख रहे हैं। कई संस्थान भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन, संस्कृत फॉर योग, संस्कृत फॉर आयुर्वेद और संस्कृत फॉर बुद्धिज्म जैसे कई कोर्सेज करवाता है। संस्कृत भारती लोगों को संस्कृत सिखाने का अभियान चलाती है। इसमें आप 10 दिन के संस्कृत संभाषण शिविर में भाग ले सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज लोगों में संस्कृत को लेकर जागरूकता और गर्व। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर G20 से पहले दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कई मेट्रो स्टेशन के बाहर लिखे गए विरोधी स्लोगन में लिखा, दिल्ली बनेगा खालिस्तान। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों को खंगालने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस की कई टीमों को सक्रिय किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर G20 से पहले दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर खालिस्तानी लिखे हुए स्लोगन्स पाए गए हैं और इस पर अब पुलिस टीम गठित करते हुए सक्रिय हो गई है और लगातार सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से अब लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, G20 से पहले दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश। कई मेट्रो स्टेशन के बाहर लिखे देश विरोधी स्लोगन और इसी के साथ स्लोगन में लिखा, दिल्ली बनेगा खालिस्तान। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों को खंगालने में जुट चुकी है। दिल्ली पुलिस की कई टीमों को सक्रिय कर दिया गया है और पुलिस लगातार इस मामले में छानबीन कर रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है। G20 से पहले दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और लगातार कई मेट्रो स्टेशन पर देखा जा रहा है कि विरोधी नारे लिखे गए हैं, स्लोगन्स लिखे जा रहे हैं, मोदी कमिटेड, और इसी के साथ खालिस्तान रिटर्न को लेकर भी नारे लिखे गए हैं। पुलिस लगातार इस मामले को लेकर सक्रिय हो चुकी है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आगामी G20 शिखर सम्मेलन से पहले तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ऐसे में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के पास ही है। 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक दिल्ली में होगी। G20 का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कुल 43 प्रतिनिधिमंडल और उनके प्रमुख इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। इनमें भारत के अलावा G20 के 18 सदस्य और देश के यूरोपीय और इसी के साथ यूनियन के प्रमुख शामिल होंगे। 9 देशों के प्रमुख आमंत्रित किए गए हैं और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी G20 में शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में पार्टी की रणनीति को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। कमलनाथ ने रविवार को घोषणा की कि वो सत्ता में आने पर मध्य प्रदेश की जनता को 11 बड़ी सौगात देंगे। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस अपने 11 वचनों के साथ मध्य प्रदेश के हर घर में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता को सुनिश्चित करना है कि वोटों की बोली लगाने वाली सौदागर सरकार के नापाक मंसूबे कामयाब ना हो। अब सच्चाई की राजनीति की समर्थन करें और आशीर्वाद मिले। उन्हें आगे कहा कि बार बार दोहरा रहे हैं कि बीजेपी सरकार इस समय जनता को राहत देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी डूबती नैया बचाने के लिए रोज मुखौटा बदल रही है।
आरजेडी राज्यसभा सांसद मनोज झा ने नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से अलग होने की खबर का खंडन करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार कई मौके पर कई बार चूक चुके हैं। उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। हमारा मकसद ऐसा गठबंधन का हिस्सा बनना है जो देश को एक ऐसे विकल्प दे जो कि प्रगतिशील हो। देखिए, सीधी सी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई अवसरों पर यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी कोई चाहत नहीं है, कोई इस प्रकार की महत्वाकांक्षा नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी भी ये तस्दीक करते हैं, जो गाहे बगाहे बात उड़ती रहती है कि अब सीएम बनेंगे, फलाना बनेंगे, वो सब खारिज करते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि एक ऐसा उपक्रम के हम हिस्सा हों जिस उपक्रम से देश को एक प्रगतिशील विकल्प मिले। आत्ममुग्ध राजनीति ने तानाशाही को जन्म दिया और तानाशाही ने सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त करके रख दी हैं इस देश में। उस ढांचे को ठीक करने में कई बरस लगेंगे और उसी दिशा में नीतीश जी हों, तेजस्वी जी हों या इंडिया गठबंधन के बाकी बड़े नेता लोग हों। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आज इसरो चीफ एस सोमनाथ तिरुवनंतपुरम मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस मौके पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि सितंबर के पहले सप्ताह में आदित्य L1 मिशन लॉन्च होगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जल्द तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसरो का अगला टारगेट इसकी लॉन्चिंग करना है। एस सोमनाथ ने कहा कि भारत अधिक अंतर्ग्रह मिशन शुरू करने वाला है और इसके लिए सक्षम भी है। इसरो का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र के विस्तार के जरिए देश की प्रगति में हिस्सेदारी बनाना चाहता है। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास देश के अंतरिक्ष क्षेत्र के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण है और इसको लेकर वो लागू करते हुए पूरी तरह से तैयार है। खबर एमपी के सागर से है, जहां पर बिना थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला वकील के ऊपर कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। दरअसल पीड़ित महिला कमरे में पूजा पाठ करके हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। तभी असलम मोहम्मद जाहिर खान और साबिर अमजद खान घर में जबरदस्ती घुस गए और महिला को पूजा पाठ करने के लिए मना करने लगे और कहा कि अगर यहाँ रहना है तो धर्म परिवर्तन कर कर रहना होगा, वरना यहाँ आपको जान से मार दिया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने ये धमकी दी और कहा कि अगर मुस्लिम धर्म अपनाती हो तो उससे वक्फ बोर्ड की चेयरमैन पद पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, मुस्लिम लड़की से शादी कराई जाएगी और इसी के साथ बोर्ड से काफी मदद भी दी जाएगी। पीड़िता ने जब इन सब चीजों के लिए मना किया तो साबिर ने पीड़िता का हाथ पकड़ा और खींचते हुए कहा कि यहां तुम्हें रहने नहीं दिया जाएगा, तुम्हें जान से मार देंगे। मैं अपने कमरे में पूजा पाठ करके हनुमान चालीसा चला रही थी। तभी असलम बेग, साबिर, मोहम्मद जाहिद खान, अमजद खान, ये चारों लोग मेरे घर के अंदर ज़बरदस्ती घुस आए और इन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं होगी और ना यहाँ कोई हनुमान चालीसा सुनाया जाएगा। यहाँ के लोगों को परेशानी होती है, यहाँ मस्जिद है तो अयोध्या के लोगों को आपके हनुमान चालीसा से बहुत परेशानी होती है। यहाँ पर कोई हनुमान चालीसा नहीं चलेगा और ना ही कोई पूजा पाठ की जाएगी। और अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आप मुस्लिम धर्म अपना लो। हिंदू धर्म में क्या रखा है? और अगर आप मुस्लिम धर्म अपनाएंगी तो आपको वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनब्बर पटेल 2 लाख रुपए देंगे, मुस्लिम लड़के से आपकी शादी करा देंगे और आपको बोर्ड से काफ़ी मदद भी देंगे। तो मैंने ऐसा करने के लिए उन लोगों को मना किया तो साबिर ने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा ज़बरदस्ती और मुझसे कहने लगा कि अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो यहाँ तुम्हें रहने नहीं देंगे और तुम्हारे लिए जान। अगली खबर यूपी के कासगंज से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि कोतवाली सोनो क्षेत्र के गोला कुआं तिराहे के पास मुठभेड़ में पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गोली लगने से शातिर अभियुक्त घायल हो गया। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और साथ ही बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मथुरा के जैन थाना क्षेत्र के कस्बा चौमुहा में 6 साल के मासूम बच्चे का अपहरण हुआ है, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते सिर्फ 3 घंटे के अंदर ही सकुशल बच्चे को बरामद कर लिया गया है। बच्चे के मिलने पर जहां परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है, वहीं पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। सिंह उर्फ देव नाम का बच्चा है जिसकी उम्र करीब 6 साल है।
ये आज स्कूल से अपनी बहन के साथ स्कूल से लौट रहा था। इसी बीच एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों द्वारा इसको उठाया गया और सौभाग्य से सूचना पुलिस को जल्दी मिली और पुलिस इसका पीछा करना शुरू कर दी। इसमें इन लोगों ने जो बच्चों को उठाए थे, इन लोगों ने बच्चे को भौगांव के पास छोड़ दिया और आगे चले गए। हमारी पुलिस टीम लगातार ट्रैक कर रही थी, बच्चे को सकुशल बरामद कर ली है। पटना के नीलेश मुख्य हत्याकांड के बाद मुख्य अभियुक्त अभी भी फरार है। परिवार के लोग लगातार सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं एलजीपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीलेश मुखिया के परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया है और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। चिराग पासवान ने कहा कि 25 दिन बीत गए, अभी तक अपराधी पुलिस की गिरफ्तारी से बाहर है। अपराधियों को कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किया जा रहा है और नीतीश कुमार को बिहार में हो रहे अपराध शायद नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, साफ लगता है कि जंगल राज फिर से वापस आ गया है। उन्होंने इस मामले में सरकार से कहा कि अगर उनसे नहीं होता तो सीबीआई को ये केस सौंप दिया जाए। पार्टी के कार्यकर्ता ने अभी आपके सामने इस बात को प्रमुखता से बोला कि हम लोग की पार्टी के बैनर पोस्टर होर्डिंग नहीं लगने। आज इनकी नीलेश जी की हत्या क्यों हुई भैया? एक युवा जो कि राजनीति के क्षेत्र में दमखम के साथ और जनता के प्यार के साथ वो आगे बढ़ रहा है, इसीलिए ना हत्या की गई। अगर ये नहीं इस तरीके से लोकप्रिय होते, नहीं चुनाव दर चुनाव जीतते रहते, नहीं व्यवसायिक तौर पर ये इतने मजबूत सक्षम होते, तो आज नहीं इनके ऊपर कोई ऐसी घटना घटती। पर जिसका वर्चस्व बढ़ेगा, स्थानीय ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं जो अपने घटते वर्चस्व को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आज भैया लोजपा का बैनर पोस्टर यहाँ पे क्यों नहीं लगे? अगली खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां पर गन्ने की खेत में यूट्यूबर का शव मिलने से सनसनी मच गई। बता दें कि शुक्रवार की शाम को युवक घर से निकला था, जिसके बाद बता दें कि धुलापुर बायपुर मार्ग पर गन्ने के खेत में जितेंद्र नामक युवक का गन्ने के खेत में शव पड़ा मिला। युवक बता दें कि ठाकुर द्वारा के गांव टांडा अफजाल का रहने वाला बताया जा रहा है। जितेंद्र के सिर पर गंभीर चोट के निशान भी मिले हैं और साथ ही शव के पास एक डंडा भी पकड़ा मिला है। सूचना पर एसपी देहात संदीप कुमार मीणा और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें, गन्ने की खेत में एक यूट्यूबर का शव बरामद किया गया और सर पर गहरी चोट के निशान भी आए हैं और आसपास उसके एक डंडा भी बरामद किया गया है। लगातार पुलिस वहां पर मौजूद है और इसी के साथ फोरेंसिक टीम भी लगातार शव के आसपास की चीजों का जायजा ले रही है और जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिरकार ये मामला है क्या। और उसको लेकर आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये गन्ने के खेत पे एक यूट्यूबर का शव मिलता है और इससे आसपास के इलाके में सनसनी का माहौल है। देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग एक्टिवेट मोड पर आ चुका है। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में डेंगू के 20 नए मरीज पाए गए हैं और करीब 7081 जगह लावा मिला है और इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो चुका है। इस बात को लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन का कहना है कि अस्पतालों में डेंगू और इसके साथ ही मिलते जुलते लक्षण काफी देखे जा रहे हैं और ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित मरीजों का डेंगू टेस्ट कराए जाने पर नेगेटिव पाया जा रहा है, जबकि डेंगू के मरीजों के लिए अस्पताल में बेड और दवाइयों के पर्याप्त इंतजाम किए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग इसमें पूरी तरह से सतर्क है। इस समय डेंगू और डेंगू से मिलते जुलते लक्षणों वाले काफी मरीज आ रहे हैं, क्योंकि इस समय वायरल का और डेंगू के जितने भी सिम्टम है करीब करीब एक से सिम्टम रहते हैं। तो ये देखने में आ रहा है कि वायरल के मरीज काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, जिसमें डेंगू टेस्ट कराया जा रहा है तो अधिकतर मरीजों में वो निगेटिव आ रहा है। जो डेंगू पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनके लिए हमारे अस्पतालों में पर्याप्त बेड और पर्याप्त दवाइयाँ हमने व्यवस्था की हुई है। अगली खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां पर हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के मनौटा चौकी के पास तेज रफ्तार से आ रहे टैंकर के बाइक सवार से जोरदार टक्कर हो गई। बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि 5 फीट की दूरी पर जाकर बाइक सवार गिरा और महिला के ऊपर टैंकर का पहिया चढ़ गया। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया और टैंकर सहित चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
तो आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से आप देख पा रहे होंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। सामने से एक टैंकर आ रहा था और इधर से बाइक सवार आ रहा था और इसके बाद दोनों के बीच में भिड़ंत हो जाती है और उसके बाद ये आप कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिएगा न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।